अब हम लोग जानेंगे एकल जीवों में प्रजनन की विधि। तो देखिए, एकल जीवों में मतलब सिंगल, तो जिसमें एक जीव हो तो उसमें प्रजनन की कैसी विधि होती है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले क्रियाकलाप 7.1 से समझते हैं। इसमें दिया है कि 100 ml जल में, मतलब आपको जल कितना लेना है, 100 ml मतलब 100 मिलीलीटर आपको जल लेना है और लगभग उसमें 10 ग्राम चीनी को घोलिए। एक परखनली में इस विलयन का जब घोल दिए तो उसके बाद एक परखनली में क्या करना है, उस विलयन का 20 ml लेकर उसमें एक चुटकी ईस्ट पाउडर डाल दीजिए। ठीक है, 20 ml में क्या करना है, एक चुटकी ईस्ट पाउडर डाल देना है। परखनली के मुख को क्या करना है, रुई से ढक कर किसी गर्म स्थान पर रखिए। उसके बाद 1 या 2 घंटे पश्चात परखनली से ईस्ट संवर्धन की, जो ईस्ट बढ़ा है, जो ईस्ट में वृद्धि हुआ है, उस संवर्धन का एक बूंद स्लाइड पर लेकर उस पर कवर स्लिप रखिए और उसके बाद सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्लाइड का प्रेक्षण कीजिए। तो आपको क्या दिखाई देगा, ईस्ट में किस प्रकार उसमें वृद्धि आया है, प्रजनन कैसे किया है, वो आपको दिखाई देगा। तो क्रियाकलाप जो 7.1 अभी हम लोगों ने पढ़े, तो उसमें हमें क्या जानकारी हुआ, उसमें हमें ईस्ट के प्रजनन की जानकारी हुआ। आइए अब हम लोग दूसरे क्रियाकलाप की बात करते हैं, जिसका नाम है 7.2। तो देखिए किसके बारे में बताया है। कहता है कि डबल रोटी के एक टुकड़े को, डबल रोटी मतलब यहाँ स्लाइड, जो ब्रेड स्लाइड होता है ना, उसको कहते हैं। तो डबल रोटी के एक टुकड़े को यानी स्लाइस के टुकड़े को जल में भिगोकर, जल में भिगा दीजिए और ठंडे, नम तथा अंधेरे स्थान पर रखिए। आवर्धक लेंस की सहायता से स्लाइड की जो ऊपरी सतह है यानी स्लाइड की सतह का निरीक्षण कीजिए। आपको क्या दिखाई देता है, देखिए। अपने 1 सप्ताह के प्रेक्षण को कॉपी में रिकॉर्ड कीजिए। तो आप क्रियाकलाप 7.2 में जो स्लाइस पर आप जो देखें, तो एक्चुअली आप उसमें कवक देख रहे थे, उसके ऊपर कवक बैठ जाता है। तो आपने 7.2 में क्या देखा, कवक के प्रजनन को देखा, और 7.1 में उसमें हम लोग देखें ईस्ट का संवर्धन, ईस्ट का प्रजनन। तो देखिए, ईस्ट की वृद्धि एवं दूसरे क्रियाकलाप में कवक की वृद्धि के तरीके की तुलना कीजिए। मतलब दोनों की तुलना कीजिए, जैसे पहला में ईस्ट की वृद्धि का, दूसरे में कवक की वृद्धि का। तो देखिए दोनों में तुलना कीजिए, क्या बातें हैं, तथा ज्ञात कीजिए कि इसमें क्या अंतर है। इस चर्चा के बाद कि जनन किस प्रकार कार्य करता है, इस चर्चा के बाद कि जनन किस प्रकार कार्य करता है, आइए हम जाने कि विभिन्न जीव वास्तव में किस प्रकार प्रजनन करते हैं। देखिए, इस चर्चा के बाद कि जनन किस प्रकार कार्य करता है, मगर सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि विभिन्न जीव वास्तव में किस प्रकार जनन करते हैं, यानी कि प्रजनन करते हैं। विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधि उनके शारीरिक अभिकल्प पर निर्भर करता है। देखिए ध्यान पे, जितने भी जीव हैं, अलग अलग जीव, उसमें जो जनन की जो विधि है वो अलग अलग है। और ये प्रजनन की विधि इसलिए अलग अलग है क्योंकि शारीरिक अभिकल्प भिन्न है। इसलिए जीवों में जो प्रजनन की विधि होता है, विभिन्न जीवों में जो प्रजनन की विधि है, किस बात पर निर्भर कर रहा है, उसकी शरीर की अभिकल्प कैसी है, शरीर की बनावट कैसी है, उसके हिसाब से प्रजनन की विधि होती है। तो आइए सबसे पहले प्रजनन की विधि में समझते हैं विखंडन। विखंडन एक प्रजनन की विधि है। आइए समझते हैं कि इसमें होता क्या है, किस प्रकार का ये विधि है। तो देखिए,
एक कोशिक जीवों में, एक कोशिक जीव का मतलब हुआ ऐसा जीव जिसके शरीर में केवल मात्र एक कोशिका होती है। तो एक कोशिक जीवों में कोशिका विभाजन यानी कोशिका का विभाजित होना अथवा विखंडन, उसी को कहेंगे, द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। यानी कि एकल कोशिका में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। विखंडन के अनेक तरीके प्रेक्षित किए गए हैं। देखिए, विखंडन के अनेक तरीके देखे गए हैं। अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। देखिए, अनेक जीवाणु हैं, अनेक प्रोटोजोआ है, उसमें क्या होता है, उसका जो कोशिका है विभाजित होता है और विभाजित होने के बाद दो बराबर भागों में विभक्त हो जाता है। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। देखिए, अमीबा कुछ ऐसा जीव है जिसकी कोशिका जो विभाजन होता है वो किसी भी तल में उसका विभाजन हो जाता है और दो भागों में बट जाता है। तो आइए अमीबा के संबंध में क्रियाकलाप 7.3 को देखा जाए। तो अमीबा की अस्थाई स्लाइड, जो अमीबा का अस्थाई स्लाइड है जो सूक्ष्मदर्शी में देखा जाता है, तो उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से परीक्षण कीजिए, देखिए। उसके बाद क्या कीजिएगा, इसी प्रकार अमीबा के द्विखंडन का जो अलग स्लाइड है जिसमें द्विखंडन है अमीबा को दिखाया गया है, उस स्लाइड का परीक्षण कीजिए। यानी आपने दो स्लाइड को देखा, एक स्लाइड जिसमें सिर्फ अमीबा था और दूसरा स्लाइड जिसमें अमीबा का द्विखंडन रूप है। अब दोनों स्लाइडों की तुलना कीजिए। परंतु कुछ एक कोशिक जीवों में कुछ ऐसे भी एक कोशिक जीव हैं जिसमें शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है, उसके शरीर की बनावट जो है थोड़ा ज़्यादा संगठित होती है। उदाहरणतः कालाजार के रोगाणु जिसका नाम है लेशमानिया में। लेशमानिया में क्या होता है, कोशिका के एक सिरे पर, उस कोशिका के एक सिरे में ना कोड़े के समान यानी चाबुक के समान सूक्ष्म संरचना होती है। ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। देखिए, यहाँ भी द्विखंडन है किंतु अमीबा के द्विखंडन से ये अलग है। ये द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। लेशमानिया जैसे जीव में द्विखंडन तो होता है मगर किसी खास तल से द्विखंडन होता है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ मलेरिया परजीवी। मलेरिया परजीवी जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो होता है, जो जीव हैं, जैसे अन्य एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। देखिए, प्लाज्मोडियम भी एक कोशिक है किंतु इसमें खास बात यह है कि इसमें एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिसे बहुखंडन कहते हैं। अगर दो भागे में होता, टूटता, तो द्विखंडन कहेंगे, और अनेक भागों में बट रहा है तो बहुखंडन कहेंगे। तो द्विखंडन किसमें अभी हम लोग देखें, अमीबा में देखें, लेशमानिया में देखें, मगर बहुखंडन किसमें देख रहे हैं, ये देख रहे हैं प्लाज्मोडियम में। तो यहाँ देखिए, जब भी हम लोग समझे थे उसी का यहाँ पर एनसीईआरटी में चित्र दे दिया। देखिए, अमीबा जो एक कोशिका था उसको देखिए दो भागों में बट गया। ये देखिए लेशमानिया का है जिसमें देखिए चाबुक जैसा इस तरह का है। तो जब विभाजित हुआ तो इसे खास प्लेन से एक भाग से इसका विभाजन होता है, तब जाके द्विभागों में बंटता है। और ये देखिए प्लाज्मोडियम का, देखिए एक साथ कई सारे देखिए यहाँ पर कोशिकाओं में विभाजित हुआ है। दूसरी ओर अगर हम और आगे बात करें तो ईस्ट कोशिका से छोटे मुकुल उभर कर कोशिका से अलग हो जाते हैं। देखिए, ऐसा देखने को मिलता है कि ईस्ट कोशिका में एक छोटा सा मुकुल टाइप का उभर के सामने आता है, बाहर निकलता है और फिर वो कोशिका से अलग हो जाते हैं तथा स्वतंत्र रूप से वृद्धि भी करते हैं। जैसा कि हम क्रियाकलाप 7.1 में देख चुके हैं,
जब हम लोग क्रियाकलाप 7.1 पढ़ रहे थे तो ईस्ट का इसी तरह से उसका वृद्धि हो रहा था, प्रजनन हो रहा था कि उसमें हल्का सा मुकुल निकलता है, फिर वो वृद्धि करता है और फिर वो जो अलग हो जाता है और ये स्वतंत्र बनता है और वो स्वतंत्र इष्ट जीव बन जाता है। अब हम लोग यहाँ पर खंडन को समझते हैं। खंडन एक अन्य विधि है प्रजनन की। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? इससे पहले हम लोग जो विधि पढ़े थे वो था विखंडन। अब यहाँ पर है सिर्फ खंडन। तो आइए इसको क्रियाकलाप 7.4 पे समझें। किसी झील अथवा तालाब जिसका जल गहरा हरा दिखाई देता हो। देखिए, आपको ऐसे झील को देखना है या ऐसे तालाब का जिसका जल गहरा हरा दिखाई देता हो, जिसमें आपको तंतु के समान पतले 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 रेशे जैसे तंतु के समान संरचनाएं हो, उससे कुछ जल एकत्र कीजिए। एक स्लाइड पर 1 अथवा 2 तंतु रखिए, जो भी प्राप्त किया था उसको रखिए। इस तंतुओं पर ग्लिसरीन की एक बूंद डालकर कवर स्लिप से ढक दीजिए। सूक्ष्मदर्शी के नीचे स्लाइड का जो प्रेक्षण कीजिए। देखिए, क्या आप स्पाइरोगारा तंतुओं में विभिन्न उत्तक पहचान पाते हैं? देखिए, अभी जो को हरा रंग का जो दिखाई देगा तंतु, एक्चुअली वो स्पाइरोगारा का है और उस स्पाइरोगारा तंतुओं में आपको विभिन्न उत्तक पहचान सकते हैं। सरल संरचना वाले बहुकोशिक जीवों में, ऐसे जीव जिसकी शरीर संरचना बहुत सरल है, तो सरल संरचना वाले बहुकोशिक जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है। उदाहरणतः स्पाइरोगारा सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि कर नए जीव यानी कि व्यष्टि में विकसित हो जाते हैं। यानी कि स्पाइरोगारा जो होते हैं विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित होते हैं और हर टुकड़े वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं। तो क्रियाकलाप 7.4 के प्रेक्षण के आधार पर क्या हम इसका कारण खोज सकते हैं? देखिए, यही बोल सकते हैं, उसमें खंडित वाले भाग वृद्धि करते हैं और नए जीव बनाते हैं। परंतु यह सभी कोशिक जीवों के लिए सत्य नहीं है। देखिए, कारण अगर हम स्पाइरोगारा में बात करें तो वो सरल जीव में आते हैं, वो जटिल जीवों में नहीं आते हैं। सरल संरचना होने के कारण स्पाइरोगारा में ऐसा देखने को मिला। परंतु ये सभी कोशिक जीवों के लिए सत्य, माने सभी बहुकोशिक जीवों के लिए सत्य नहीं है। वे सरल रूप से कोशिका दर कोशिका विभाजित नहीं होते। वे सरल रूप से कोशिका दर कोशिका विभाजित नहीं होते। ऐसा क्यों है? इसका कारण है कि अधिकतर बहुकोशिक जीव विभिन्न कोशिकाओं का समूह मात्र ही नहीं है। देखिए, इसका कारण यही है कि अधिकतर जो बहुकोशिक जीव होता है, इसका ये मतलब नहीं कि जो विभिन्न कोशिकाओं का समूह मात्र ही नहीं है। विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर उत्तक का निर्माण करता है। देखिए, लिखा है विशेष कार्य के लिए, विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं, जो खास कोशिकाएं होती है, संगठित होकर उत्तक का निर्माण करती है तथा उत्तक संगठित होकर अंग बनाते हैं। शरीर में इनकी स्थिति भी निश्चित होती है। ऐसी सजग व्यवस्थित परिस्थिति में कोशिका दर कोशिका विभाजन अव्यावहारिक है। उसमें कोशिका दर कोशिका देखने को नहीं मिलता है। अतः बहुकोशिक जीवों को जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है।
मतलब जो जीव बहुकोशिक जीव होती है, जनन के लिए उसको जटिल विधि की आवश्यकता होती है। बहुकोशिक जीवों द्वारा प्रयुक्त एक सामान्य युक्ति यह है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती हैं। देखिए ध्यान से, बहुकोशिक जीव द्वारा प्रयुक्त एक सामान्य युक्ति यह है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, जो कोशिकाएं हैं विशिष्ट कार्य के लिए, खास कार्य के लिए दक्ष होती है, उसके लिए ही वो कार्य करता है। इस सामान्य व्यवस्था का परिपालन करते हुए इस प्रकार के जीवों में जनन के लिए विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इस सामान्य व्यवस्था का परिपालन करते हुए इस प्रकार के जीवों में क्या होता है, जनन के लिए विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। क्या जीव अनेक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है? इसका उत्तर है कि जीवों में कुछ ऐसी कोशिकाएं होनी चाहिए जिनमें वृद्धि, क्रम, प्रसरण तथा उचित परिस्थिति में विशेष प्रकार की कोशिका बनाने की क्षमता हो। देखिए ध्यान से, लिखा है क्या जीव अनेक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है? इसका उत्तर है कि जीव में कुछ ऐसी कोशिकाएं होनी चाहिए जिनमें वृद्धि, क्रम, प्रसरण तथा उचित परिस्थितियों में विशेष प्रकार की कोशिका बनाने की क्षमता हो। अब हम लोग जनन की एक अन्य विधि पर बात करेंगे और वो विधि है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन, जिसको पुनर्जनन भी कहते हैं। तो पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में, पूर्ण रूप से जो विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से, अपने शरीर वाले भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। अर्थात अगर हम यहाँ बात करेंगे तो क्या पाते हैं, तो यहाँ पाते हैं कि यदि किसी कारणवश जीव क्षत विपक्ष हो जाता है, माने कट जाता है, टुकड़े हो जाता है, अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। हर टुकड़े नए जीव में विकसित हो जाते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये टूट गया है और देखिए तीनों से अलग अलग जीव, 3 टुकड़े से 3 जीव में विकसित हो जाएंगे, 3 टुकड़े से 3 जीव में विकसित हो जाएंगे। उदाहरणतः हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा क्या होगा, विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। भवन कहलाता है ये। पुनरुद्भवन यानी कि पुनर्जनन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। इन कोशिकाओं के क्रम प्रसरण से अनेक कोशिकाएं बन जाती है। देखिए, इन कोशिकाओं का जब क्रम धीरे धीरे कोशिका का प्रसार होता है, कोशिकाएं बढ़ती जाती है, तो अनेक कोशिकाएं बन जाती है। कोशिकाओं के इस समूह से परिवर्तन के दौरान, देखिए जब कोशिकाओं का जब बहुत बड़ा समूह बन जाता है तो फिर उसमें परिवर्तन आता है, और परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एवं उत्तक बनाते हैं। देखिए, जब टुकड़े में बट जाते हैं तो वहाँ पर कोशिकाओं के कई सारे क्रम बनने लगते हैं, कोशिकाओं का प्रसरण फैलने लगता है और अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं, और यही कोशिकाओं के समूह से परिवर्तित होकर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं और उत्तक बनते हैं। यह परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप एवं क्रम से होता है। यह परिवर्तन जो होता है ना, बहुत ही व्यवस्थित रूप से और बहुत ही क्रम से होता है, जिसे परिवर्धन कहते हैं। परंतु पुनरुद्भवन जनन के समान नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नया जीव उत्पन्न नहीं होता। अब जनन की अन्य विधि मुकुलन पर
विचार करते हैं। देखिए मुकुलन किस प्रकार की प्रजनन विधि है। हाइड्रा जैसी कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। देखिए हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी ऐसे हैं जो पुनर्जनन की क्षमता वाली, मतलब वैसी कोशिकाएं जो पुनर्जनन की क्षमता रखता है, तो पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण, हाइड्रा में क्या होता है, कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। जैसे बार बार कोशिकाओं का विभाजन होता है जब एक जगह पर, तो वहाँ पर एक उभार विकसित हो जाता है। यह उभार वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है। यह जो उभार है यानी कि जो मुकुल है, वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से, जैसे यहाँ से देखिए अलग हो जाएगा, जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। तो ही मुकुल बड़ा हुआ और विकसित होकर क्या हुआ, जनक से अलग हो गया। तो यही है मुकुलन विधि। अब अन्य विधि के बारे में जानेंगे जिसका नाम है कायिक प्रवर्धन। तो देखिए कायिक प्रवर्धन क्या है। ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। अधिकतर जंतुओं के विपरीत एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग जनन की विधि के रूप में करते हैं। पर्तन, कलम अथवा रोपण जैसी कायिक प्रवर्धन की तकनीक का उपयोग कृषि में भी किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर पर्तन, कलम और रोपण ये कुछ तरीका है जो कि कायिक प्रवर्धन की है और इस तकनीक का उपयोग कृषि में भी किया जाता है। गन्ना हो गया, गुलाब हो गया तथा अंगूर इसके कुछ उदाहरण हैं जो कायिक प्रवर्धन द्वारा किया जाता है। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं। देखिए कायिक प्रवर्धन से जो पौधा लगाएंगे उसमें पुष्प और फल बहुत कम समय में लगने लगता है, किंतु बीज वाले पौधे से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है। यह यद्यपि केला, संतरा, गुलाब एवं चमेली जैसे उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ यह भी है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे, कायिक प्रवर्धन से जितने भी पौधे उत्पन्न होते हैं आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। मतलब जो पौधे तैयार हुआ और जिस पौधे से तैयार किए थे जनक, तो उन सभी का जो आनुवांशिक रूप है यानी कि उसके आनुवांशिक चीज़ जो है दोनों में बराबर होता है। जनक के समान ही आनुवांशिक रूप किसमें, जो संतति पौधा है उसमें देखने को मिलता है। मतलब आनुवांशिक रूप से ये समान होते हैं, आनुवांशिकता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब समझते हैं क्रियाकलाप 7.5। एक आलू लेकर उसकी सतह का निरीक्षण कीजिए। क्या इसमें कुछ गर्त दिखाई देते हैं, गर्त में गड्ढे गड्ढे आई दिखाई देते हैं क्या? आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में इस प्रकार काटिए कि कुछ में तो यह गर्त हो और कुछ में नहीं हो। एक ट्रे में रुई की पतली परत बिछाकर उसे गीला कीजिए और जो गर्त वाले टुकड़े को एक ओर तथा बिना गर्त वाले टुकड़े को दूसरी ओर रख दीजिए। अगले कुछ दिनों तक इन टुकड़ों में होने वाले परिवर्तनों का परीक्षण कीजिए, देखिए क्या हो रहा है। ध्यान रखिए कि रुई में नमी बनी रहे।
वे कौन से टुकड़े हैं जिनमें हरे प्रोह तथा जड़ विकसित हो रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे उसी टुकड़े में हो रहा है जिसमें गर्त था, बिना गर्त वाला में इसमें नहीं आता है। इसी प्रकार ब्रायोफिलम की पत्तियों की कोर पर यानी पत्तियों के किनारे पर कुछ कलिकाएं विकसित होती हैं। यहाँ पर देखिए जो विकसित हुआ है ये कुछ कलिकाएं किनारे पर विकसित हुआ है, ठीक है, और मृदा में गिर जाती हैं तथा नए पौधे में विकसित हो जाती है। अब समझेंगे क्रियाकलाप 7.6। एक मनी प्लांट लीजिए, इसे कुछ टुकड़ों में इस प्रकार काटिए कि प्रत्येक में कम से कम एक पत्ती तो अवश्य हो। 2 पत्तियों के मध्य वाले भाग के कुछ टुकड़े भी काटिए, मतलब कुछ ऐसे भी टुकड़े काटिए जो 2 पत्तियों के बीच का भाग हो। सभी टुकड़ों को एक सिरे को जल में डुबोकर रखिए तथा अगले कुछ दिनों तक उनका अवलोकन कीजिए। कौन से टुकड़ों में वृद्धि होती है? देखिए जिसमें किसी न किसी जिसमें पत्ता था उसमें वृद्धि होती है तथा नई पत्तियां निकलती हैं। आप अपने परीक्षण से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो लोग देखें कि अगर 2 पत्तियों के बीच में सिर्फ काट दिया जाए तो उसमें किसी प्रकार कोई पत्ती विकसित नहीं होगा, वो आगे वृद्धि नहीं करता है। किंतु वो हर टुकड़ा जिसमें अगर पत्ती है तो वो वृद्धि करते हैं। अब हम लोग जानेंगे उत्तक संवर्धन के संबंध में। उत्तक संवर्धन तकनीक में पौधे के उत्तक अथवा उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष के जो ऊपरी भाग होता है वर्धमान भाग से पृथक कर नए पौधे उगाए जाते हैं। किस विधि में? उत्तक संवर्धन की विधि में। इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोषण माध्यम में रखा जाता है। कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बनाती है जिसे केलस कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे? यहाँ पर केलस कहते हैं। केलस को वृद्धि एवं विभेदन के हार्मोन युक्त एक अन्य माध्यम में स्थानांतरित करते। देखिए ध्यान से, जो केलस था उसको वृद्धि और विभेदन के हार्मोन युक्त एक अन्य माध्यम में स्थानांतरित करते हैं। पौधे को फिर मिट्टी में रोप देते हैं जिससे कि वे वृद्धि कर विकसित पौधा बन जाते हैं। उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा किसी एकल पौधे से अनेक पौधे, देखिए उत्तक संवर्धन विधि से क्या कर सकते हैं? एक पौधा से अनेक पौधे, वो भी संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न किए जा सकते हैं। इस तकनीक का उपयोग सामान्यतः सजावटी पौधों के संवर्धन में किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे बीजाणु समासंघ, ये भी एक प्रजनन की विधि है। अनेक सरल बहुकोशिक जीवों में भी विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। देखिए अनेक बहुत सारे हैं, अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में भी विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती है, खास जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। क्रियाकलाप 7.2 में ब्रेड पर इस देखिए धागे के समान आपको कुछ संरचनाएं विकसित हुई दिखाई देगी जब आप उसको देखेंगे तो। यह राइजोपस का कवक जाल है। तो जो स्लाइस में जो हमको देखने को मिला था वो कवक तो था, परंतु उसका पूरा कहें तो राइजोपस का कवक का जाल था। ये जनन के भाग नहीं है, वो जो धागे से था वो जनन का भाग नहीं है, परंतु ऊर्ध्व जो उठे हुए जो भाग, देखो ये देखिए ये उठा हुआ जो भाग है, तो ऊर्ध्व तंतु पर, जैसे ये तंतु है तो उसके ऊपरी भाग पर क्या होता है? गोल संरचनाएं जनन में भाग लेती है। ये गुच्छ
बीजाणुधानी है। ये क्या है? बीजाणुधानी, जिसके अंदर बीजाणु है, ये बीजाणु को धारण किए वाला है, इसी का नाम बीजाणुधानी है। जिनमें विशेष कोशिकाएं अथवा बीजाणु पाए जाते हैं, तो इसी बीजाणुधानी में बीजाणु पाए जाते हैं। यह बीजाणु वृद्धि करके, ये जो बीजाणु जो होते हैं ना, वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है। जो बीजाणु है ना, उस बीजाणु के चारों तरफ क्या होती है? एक मोटी भित्ति होती है। तो ये भित्ति क्या करता है? प्रतिकूल परिस्थिति में, मतलब जो इसके पक्ष में नहीं है, इसके पक्ष में जब नहीं होता है, तो ऐसी परिस्थिति में यही जो मोटी भित्ति है उसकी रक्षा करती है। नम, अब जब ये नम सतह के संपर्क में आ जाता है, ठीक है, नम सतह के संपर्क में आने पर वो वृद्धि करने लगते हैं। ये बीजाणु क्या करने लगते हैं? वृद्धि करने लगते हैं जब वो नम सतह के संपर्क में आते हैं। अब तक जनन की जिन विधियों को हमने चर्चा की है, उन सभी में नई पीढ़ी का सृजन केवल एकल जीव द्वारा होता है। अतः तब हम कहेंगे कि यदि प्रजनन केवल एक जीव द्वारा होता है, अगर प्रजनन केवल एक जीव द्वारा होता है, तो इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो यहाँ क्या सीखने को मिला? अलैंगिक जनन किसे कहेंगे? तो ऐसी जनन की विधि जिसमें केवल एक जीव के द्वारा जनन होता है, इसमें दो जीव की भागीदारी नहीं होता है। तो जब एकल जीव से प्रजनन होता है तो इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी अभी तक हम लोग जितने भी पढ़ रहे थे वो एकल जीव से हो रहा था, इसलिए अभी जितना भी पढ़ें तब कह सकते हैं अलैंगिक जनन पढ़ रहे थे।